गंगाराम नाम का व्यक्ति था। उसके पास दो गाय थी और वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचने का काम किया करता था। अरे रुको गंगाराम भाई, आओ जरा, 1 लीटर दूध दे दो जल्दी से। जी अभी देता हूँ। गंगाराम उस आदमी को दूध दे देता है। आपका दूध तो एकदम स्वादिष्ट और बिना मिलावट का होता है। वही देख लीजिए, संजीव को दूध कम और पानी ज्यादा बेचता है। क्या सच में? ना बाबा ना, मैं तो कभी ऐसा ना करूं। इतना कहकर गंगाराम वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे याद आता है कि आज घर पर लकड़ी नहीं है। अरे याद आया, आज तो घर पर बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची। सीता ने कहा था लकड़ी काट कर जंगल से लेते आना। अभी जाता हूँ और लकड़ी काट कर लाता हूँ। गंगाराम अपनी साइकिल के साथ जंगल आता है और लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। इतनी लकड़ियाँ काफी है, चलो अब घर चलता हूँ। गंगाराम साइकिल के पीछे लकड़ियाँ बांध लेता है और वापस घर आने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी देखता हूँ। गंगाराम देखता है संजीव जंगल में आकर अपनी दूध में मिलावट कर रहा है। अरे ये तो संजीव है, यहाँ क्या कर रहा है? गंगाराम संजीव के पास जाता है। संजीव गंगाराम को देखकर डर जाता है। गंगाराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 यहाँ से। संजीव, ये तुम गलत कर रहे हो। अपने ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचने का सोच रहे हो। अरे ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा हर रोज का काम है। ज्यादा पैसा कमाना है तो ये सब करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। तुम जाओ और शुद्ध शुद्ध सामान बेचो। मैं तो ऐसे ही मिलावटी चीजें बेचूंगा। गंगाराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गंगाराम के दिमाग में संजीव की बातें ही घूम रही थी। अगले दिन गंगाराम गाय से दूध निकालने आता है, मगर आज गंगाराम की गायों ने आम दिनों से कम दूध दिया था। अरे आज तो दूध कम हो गया, अब क्या करूं? ग्राहक तो बहुत ज्यादा आते हैं। कम दूध होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर वो कुछ तरकीब सोचने लगता है। तभी उसे संजीव की बातें याद आती है। एक काम करता हूँ, बस आज एक दिन दूध में मिलावट कर देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल से फिर पहले जैसा ही दूध बेचा करूँगा। यही सोचकर गंगाराम दूध में मिलावट करके दूध का मात्रा बढ़ा देता है और दूध बेचने निकल पड़ता है। सभी गंगाराम के पास आकर दूध ले जाते हैं। वाह, पूरा दूध बिक गया और जरा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या खूब तरकीब है। अगले दिन गंगाराम की गायों ने पहले जैसा ही दूध दिया, मगर आज भी गंगाराम के मन में लालच आ जाता है। अगर थोड़ा सा मिलावट कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और ज्यादा दूध बिकेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यही सोचकर गंगाराम और भी ज्यादा लालच करने लगता है और संजीव की तरह ही अपने दूध में भी मिलावट शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद सभी गंगाराम से शिकायत करने लगते हैं। गंगाराम, आजकल आपके दूध में भी वो बात नहीं रह गई है जो पहले थी। पहले बच्चे झट से दूध पी लेते थे, मगर अब तो कहते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। चाय बनाओ तब भी पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, आजकल गाय थोड़ी बीमार चल रही है, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद दूध बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा। जी वही सही रहेगा। लगातार कई ग्राहकों से ऐसी ही बात सुनकर गंगाराम सोचता है, इस तरह कहीं मेरे ग्राहक कम ना हो जाए। क्या करूं? गंगाराम थोड़ा और सोचता है। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला। वैसे भी किसी को संजीव पर विश्वास नहीं है और संजीव के अलावा यहाँ कोई और दूध नहीं बेचता है, तो सभी मुझसे ही दूध लेने आएंगे। गंगाराम दूध में मिलावट करना नहीं छोड़ता है। तभी गांव में मिंटू नाम का एक आदमी कुछ गाय खरीद लेता है और दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। मिंटू बिल्कुल शुद्ध दूध दिया करता था। बिना मिलावट का सभी लोग मिंटू के पास से ही दूध लेने लगते हैं, क्योंकि गंगाराम के दूध में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। ये देख गंगाराम को बहुत जलन होती है। अरे ये अचानक मिंटू
दूध बेचना क्यों शुरू कर दिया? उसकी वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया। कोई भी मुझसे दूध लेने नहीं आता, सभी उसी के पास जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गंगाराम संजीव के पास जाता है। देख रहे हो संजीव भाई, मिंटू ने क्या किया? हम दोनों का धंधा उसने बंद करवा दिया है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके दूध में भी मिलावट कर दें, जिससे उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। मगर वो कैसे? जब वो दूध निकाल कर जाएगा तब हम जाकर उसके दूध में पानी मिला देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। संजीव और गंगाराम दोनों मिंटू के घर के आसपास घूमने लगते हैं। जैसे ही मिंटू दूध निकालकर घर के अंदर जाता है, वैसे ही गंगाराम और संजीव वहां आकर दूध में पानी मिलाकर भाग जाते हैं। अब मजा आएगा। हर रोज दोनों यही करने लगते हैं। सभी मिंटू से भी दूध की शिकायत करने लगते हैं। मैं तो कभी भी मिलावट नहीं करता, फिर मेरे दूध मिलावटी दूध कैसे हो सकती है? मिंटू सोच में पड़ जाता है और फिर अचानक एक दिन गंगाराम और संजीव को उसके दूध में पानी मिलाते देख लेता है। अच्छा, तो ये इन दोनों का काम है। इन दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन मिंटू गांव वालों को ये बताता है और दोनों को सबके सामने रंगे हाथों पकड़वाने का सोचता है। जैसे ही गंगाराम और संजीव दूध में मिलावट करने आते हैं, मिंटू सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देख गंगाराम और संजीव बहुत डर जाते हैं। गांव वाले दोनों की बहुत पिटाई करते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसीलिए हमें तुमसे जलन होने लगी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। अरे देखो भाइयों, इन दोनों से कोई भी दूध मत लेना। अब से हम सिर्फ मिंटू से ही दूध लेंगे। अपनी लालच की वजह से गंगाराम अपना धंधा बंद करवा लेता है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मंटू, क्या करूं? तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है? जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसे कहाँ रखूं? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिन से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुँचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ, जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं।
चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियां ही खुशियां हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है। उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ, और प्यारी की ओर देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। सोचा दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ, मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, आओ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो 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 गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छुड़ाने के लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थककर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहां चलकर गोबर कर ले।
फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहाँ से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहाँ चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहाँ जाता है तो देखता है प्यारी ने जहाँ गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहाँ अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है और इसी तरह वो खुशी खुशी प्यारी और अपने घोड़ों के साथ रहने लगता है। नमन नाम का एक आदमी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, ना ही उसके पास परिवार में कोई था। अकेले ही गांव में घूम घूम कर खाना मांगा करता था और जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाया करता था। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन नमन मंदिर के पास बैठा था और सभी से खाना मांग रहा था। तभी गीता नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने आती है। नमन उससे भी खाना मांगता है। जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस यही प्रसाद बचा है, यही दे देती हूँ। गीता नमन को प्रसाद दे देती है और उसे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मेरा घर यही पास में ही है। कल मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे घर आएंगे? हाँ हाँ, जरूर। अगर खाना मिलने वाला है तो मैं जरूर आऊंगा। क्यों नहीं, खाना जरूर मिलेगा, आप आ जाइएगा। नमन अगले दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर गीता के घर आता है। गीता का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। नमन डरता डरता गीता के घर के अंदर जाता है। सभी उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। गीता उसे देख लेती है। अरे, इसे आने दो अंदर, मैं इसे जानती हूँ। नमन अंदर आता है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, कितना खूबसूरत है ये सब। बताओ, तुम क्या खाओगे? यहाँ बहुत कुछ खाने के लिए है, आओ मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। गीता के पिता गीता को नमन के साथ देख लेते हैं। अब ये गीता किस गरीब भिखारी को उठा कर ले आई है, अभी पूछता हूँ। गीता के पिता गीता के पास आते हैं। अरे गीता, ये कौन है? अब तू किसे लेकर आ गई है मेरे घर में? पिताजी, इसका नाम नमन है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया करो। देखो तो जरा इसे। अरे पिताजी, ये अच्छा है, माना कि थोड़ा गरीब है तो क्या हो गया? अभी के अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। गीता के पिता नमन को घर से बाहर करवा देते हैं। नमन उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन भी गीता की मुलाकात नमन से होती है। वो उस मंदिर के बाहर ही बैठा दिखता है। नमन, मुझे माफ कर दो, कल पिताजी की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाई।
गीता नमन से बात करने आ रही थी, तभी नमन वहाँ से उठकर चला जाता है। गीता वापस उसके पास जाती है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगा। नहीं नमन, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे पिताजी की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करूंगी। इसी तरह गीता और नमन के बीच में बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गीता नमन से कहती है, नमन, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझसे उससे शादी करवा रहे हैं। मगर मैं इसमें कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम पसंद हो। उससे मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है और एक घर भी नहीं है। मैं आपको कहाँ रखूँगा? क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे पास तो सब कुछ है ना। चलो चलकर शादी कर लेते हैं, फिर हम अपने घर चलेंगे। गीता नमन से जबरदस्ती शादी कर लेती है और नमन के साथ अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसके पिता जब उसे नमन के साथ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जाओ दोनों यहाँ से। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते आज से खत्म। गीता के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। रोते रोते गीता नमन के साथ घर से बाहर आ जाती है। नमन, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं कुछ करता हूँ। नमन जंगल से लकड़ियाँ काटता है और धीरे धीरे उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। चलो हम इसमें ही रहते हैं। गीता और नमन उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। नमन कई जगहों पर काम ढूंढने जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। वो गीता को एक वक्त का पेट भर भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। जंगल से फल तोड़कर लाता था और वही फल दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त उसे एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में दिखाई पड़ता है। नमन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर आता है। नमन और गीता दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने ही मेरी देखभाल की है और मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता और नमन उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे, आज से तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही नमन और गीता की झोपड़ी जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे गीता, ये अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। मैं सोच रहा था कुछ खाने के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं? इतना कहते ही उनके पास स्वादिष्ट भोजन आ जाता है और दोनों मिलकर पेट भर भोजन करते हैं। अब वो जो भी मांगते थे वो उस झोपड़ी से उनको मिल जाता था। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर गीता दौड़ती हुई पिताजी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। गीता जादुई झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मिल जाए। इतना कहते ही एक दवा आ जाती है। गीता उस दवा को लेकर पिताजी के पास जाती है और वो दवा पिताजी को पिला देती है। दवा पीते ही उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उठकर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसके पिता नमन और गीता को माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।